तो आपके चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त एन, आप जो भी समझे भाई समझ सकते हैं। तो आपको जो आपके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, आगामी एग्ज़ाम आपको जो मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम जैसे कि मान लो राजस्थान आरपीएससी जो एग्ज़ाम है, आरपीएससी का लेवल फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड का भी है और सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम आने वाले हैं नियर फ्यूचर में। आप जल्दी इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाए, इसलिए आप। और हाँ, साथ ही में रीट के भी एग्ज़ाम है, रीट के भी एग्ज़ाम, उसकी तो डेट भी आ चुकी है। तो जुलाई महीने में रीट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसके लिए आप, मैं मानता हूँ कि मन लगा के साइकोलॉजी, जो भी आपके विषय सब्जेक्ट हैं जो भी है, वो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे होंगे। तो आपके सिलेबस के अंतर्गत एक और चीज़ आती है जिसको आप बोलते हो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान विज्ञान। तो मनोविज्ञान को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। जो हमारे चैनल पे छोटे छोटे वीडियो मनोविज्ञान और दूसरे और कंपटीशन एग्जाम के भी आपको इधर वीडियो छोटे छोटे मिल जाएंगे। तो उससे आपको मनोविज्ञान आपको क्यों पढ़ने हैं, इसके पीछे मैं आज आपको रीज़न बताता हूँ। कि रीज़न ये है कि मनोविज्ञान, आप जब स्कूल में जाते हो, मान लो पहली से पाँचवीं तक के स्कूल में आप गए, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप पढ़ाओगे तो हर एक बच्चे का दिमाग सीखने, अधिगम करने की क्षमता, अधिगम की क्षमता सब में अलग अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को समझना पड़ता है, उनकी मनोदशाओं को समझना पड़ता है, उनको उसी अनुसार शिक्षा दी जाती है। तो उनके मनोदशा मनोदशा या सीखने की क्षमता, सीखने सीखने की क्षमता के अनुसार जो आप उसको शिक्षा देते हैं, तो बच्चा सभी को सभी बच्चे एक साथ, मतलब कोई, जैसे कैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बालक बालक है, वो जल्दी से किसी चीज को समझ जाता है और एक बालक थोड़ा धीरे से समझता है। तो जो पहला बालक है और जो दूसरा बालक है, उन दोनों को साथ लेके चलना है आपको क्लास में। ठीक, क्लास में विभिन्न तरह के बालक होते हैं, तो उनको मनोदशा को समझ के आपको चलना पड़ता है। इसलिए आपको साइकोलॉजी उस अनुसार आपको इस सिलेबस में आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो है, हिंदी में इसको मनोविज्ञान बोलते हैं, तो मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं और हम छोटे छोटे भाग में डिवाइडेशन करके उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपके कंसेप्ट क्लियर करते जाओगे, होते जाएंगे। ठीक है। अधिगम, आपने जैसे कि अधिगम नाम सुना होगा। अधिगम, अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, किसी चीज को सीखना, सीखना, ये होता है अधिगम। ठीक है। तो ये सीखना, तो ये मनोविज्ञान की दृष्टि से इसको बोलते हैं अधिगम। तो हम आज यही डिस्कस करेंगे कि अधिगम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक का नियम है। ठीक है। वैसे ही आपके सामने आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ, वो है पहला मेरा जो भी अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये आपको मैं बता दूं कि ये दिया था आईपी पावलक, आई पी पावलक, पावलक, पावलव, पावलव। ठीक है। आईपी पावलव ने ये सिद्धांत दिया था। जो इसने खोज की, उसके अनुसार उन्होंने या मतलब लोगों को बताया ये सिद्धांत। ठीक है। उसी के अनुसार आपको मैं बता दूं कि पावलोव एक शरीर विज्ञानी थे। शरीर विज्ञानी, शरीर विज्ञानी या डॉक्टर थे। क्या थे? वो एक डॉक्टर भी कह सकते हैं, डॉक्टर, वो डॉक्टर भी थे। ठीक है। तो उन्होंने वो, आप उनकी जन्म तिथि की बात करें तो वो उस पर सभी एक मत नहीं है। किसी में कुछ और दे रखा है, किसी ने कुछ और देख रखा है, इसलिए हम इनको जन्म तिथि और एग्जाम की दृष्टि से वो इंपॉर्टेंट भी नहीं था। ठीक है। इसके सिद्धांत मेन इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। आप किसी भी एग्जाम को देते हो तो उसका सिलेबस सिलेबस देख के ही आप उसको करा, मतलब उस एग्जाम को फिर पढ़ा पढ़ा कीजिए। अगर सिलेबस आपके सामने है, उसके बाद ही आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी, आपको पढ़ना क्या है। ठीक है। और पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखा करो, ताकि उससे आइडिया लग जाए कि मोटे मोटे तौर पर क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। थ्योरी बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाते, तो उस पर काम करना चालू कीजिए। ठीक है। और ये थे जर्मनी के, मैं बता दूं ये जर्मनी के थे, जर्मनी के थे। जो ये चिकित्सक नहीं थे, एक शरीर विज्ञानी थे। ठीक है। अभी बात करते हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी, उनका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ये इन्होंने दी थी थ्योरी। इनका पूरा नाम जो आईपी पावलक है ना, आई, हम इसको बोलते हैं आई पी पावलव,
ये हम बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है। और ये कहाँ के थे, जैसे कि मैंने आपको बताया रूस के। कहाँ के थे ये, रूस के। गलती से मैंने जर्मनी बोल दिया तो इट्स ओके, बाकी ये रूस के थे। कहाँ के थे, रूस के, ठीक है। वो मैं उसका बोल गया था, दूसरा जो अपने मनोवैज्ञानिक है उसका, ठीक है। तो विलियम वुंट का मैं बोल गया, ठीक है। विलियम वुंट भी एक आप आगे पढ़ोगे तो उसमें आएगा। ये रूस के थे। और इसके बाद में 1904 आपको इसको यही याद रखना है, उनकी जन्म तिथि नहीं है। यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं कि लोग जन्म तिथि, इससे जन्म तिथि याद रख जाते हैं, जन्म तिथि या जन्म का सन। तो ये वो नहीं है, ये है, ये अपने है इस ईस्वी में प्रयोग किया था। जो ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, वो 1904 कितने में, 1904 में ये प्रतिपादित किया, इसलिए इसको ये है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। उसके बाद में इन्होंने किस पे प्रयोग किया, ज्यादातर पूछते हैं इन्होंने प्रयोग किस पे किया, तो इन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते, कुत्ते पर प्रयोग किया। और उसने उस कुत्ते के लिए उन्होंने क्या किया कि ये कुत्ते को उन्होंने उसकी जो गले में जो उसकी लार की ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, उसको ऑपरेशन करके, जिसको पेट्रोटिक ग्रंथि कहते हैं, क्या कहते हैं, पेट्रोटिक ग्रंथि कहते हैं, उसको ऑपरेशन करके उसको अलग कर दिया था और उसको एक जार से जोड़ दिया था। जार समझते हो, जार मीन्स की अपने जो एक अलग से साइंस साइंस वाले हो तो अच्छे समझ सकोगे, प्रयोगशाला में ये यूज होता है जार, कांच का जो होता है, उसमें पाइप के उसकी जुबान से लगाकर उसमें सीधा ही पाइप के द्वारा कनेक्टिविटी दे दी गई थी, ताकि इसकी जो लार होती है ना, लार जो पेट्रोटिक ग्रंथि से लार को कनेक्ट करे सीधा डब्बे में, उस जार में इकट्ठा हो सके, इसमें सारी लार इकट्ठा, तो उनको समझ सीधा दिख सके कि कब कब लार बाहर आती है या शरीर से लार कब निकलती है, ठीक है। कुत्ते के शरीर से, बॉडी से लार कब निकलती है, तो उन्होंने ऐसे करने के लिए ये पेट्रोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया था कुत्ते का, ठीक है। ये कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है। 1904 में इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, नोबेल पुरस्कार। तो वो मिला तो उस किस क्षेत्र में, 1904 में, ठीक है, 1904 में। ये इससे रिलेटेड, ये 1904 याद करना आपको, नोबेल पुरस्कार मिला था इस। अच्छा, तो ये तो मतलब ये तो एक शरीर विज्ञानी थे, शरीर विज्ञानी थे, शरीर विज्ञानी थे। तो इनका साइकोलॉजी और शिक्षा से क्या कनेक्शन, शिक्षा से, शिक्षा से क्या कनेक्शन, तो इसके लिए हम देखेंगे कि इनके जो एक, उसको बोलते हैं ना, शिष्य थे, ये गुरु थे और इनके एक शिष्य थे जिसका नाम था लेस्टर एंडरसन। ये थोड़ी गलती हो सकती है, इधर एंडरसन ऐसे लिख सकते हो आप, एंडरसन, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है थोड़ा। तो एंडरसन ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लेस्टर एंडरसन जो थे वो उनके शिष्य थे, और उन्हीं ने शिक्षा में उन्होंने क्या कराया, शिक्षा में एक बार क्लियर करके, उन्होंने शिक्षा में ये अनुकूलित अनुक्रिया थ्योरी का प्रयोग किया था, ठीक है। उन्होंने प्रयोग किया और तब जाके पावलक का पता चला कि पावलक की ये थ्योरी एजुकेशन या शिक्षा के लिए उपयुक्त साबित होगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसलिए लेस्टर एंडरसन का कभी कभार पूछ सकते हैं, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना जरूरी है। और हो भी सकता है कि आ भी जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि पावलक का प्रयोग किस पे था, तो मैंने बताया आपको सीधे कुत्ते पे प्रयोग था, कुत्ते पे प्रयोग था। देखो, पहला ही जो स्टेप है उसमें क्या रखा, कुत्ते के सामने भोजन रखा, कुत्ते को ऐसे बांध दिया था, खुला नहीं था कुत्ता, कुत्ते को बांधा मीन्स कि ऐसे नहीं बांधा बुरी तरह से, उसको स्टैंड पे खड़ा किया और उसको उससे जोड़ दिया गया था, और स्टैंड पे खड़ा रख के उसके सामने भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन, जैसे आप देख सकते हो कि इधर भोजन रखा है सामने, और ये आपको नीचे भी देख सकते हो भोजन, तो उसके कुत्ते के मुंह से लार आने लगी। जैसे ही भोजन देख के कुत्ते को मुंह से लार आने लगी, लार आने लगी, ये सामने भोजन था। तो भोजन है उसका स्वाभाविक उद्दीपक है, उद्दीपक, ठीक है। और जो लार है ना, वो ये अस्वाभाविक अनुक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब कि जो, सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे बोल गया अस्वाभाविक, यहाँ पे स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया कैसे, अगर आपको मान लो आप
आप किसी शादी में गए, वहां पे भोजन लगा था, काउंटर है, वहां पे भोजन लगा था। तो जैसे ही आप उस टेंट में घुस गए, तो जैसे घुसते आपने देखा, घुस के देखा सीधा ही एक काउंटर सजने लग गए हैं, और यहाँ पे जो वेटर और जो भी है वो खाना लगा रहे हैं, टेबल पे सजा रहे हैं। तो आपको उसको देखते ही आपके आपके मन में कैसा होता है कि भूख लग जाती है, और अच्छी अच्छी आइटम है तो सीधी सी बात है कि लार भी आ सकती है मुंह में। तो ऐसा ही मैं इसको एग्जाम्पल देके आपको ये समझा रहा था कि कुत्ते के साथ ये हुआ कि वो जैसे भोजन को देखता था, तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। तो वो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन है, और उसको देख के उसके मुंह में लार आ रही है, तो वो स्वाभाविक अनुक्रिया है, मतलब वो होएगा। मतलब जैसे कि आप अगर किसी खाने को देख रहे हो, आपको बड़ी तेज भूख लगी है आपको, और आपके सामने खाना रख दिया जाए और आपको बोला कि ये खाना नहीं खाना, इसको खाली देखना है, तो आपकी इच्छा होगी ना, बिल्कुल आपके मुंह में भी लार बनेगी, कि आप में वो ग्रंथि है जिससे लार उत्पन्न होती है और जिससे भोजन पचता है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो आएगा। तो उसको स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं, यूसीआर जिसको कहते हैं। आगे मैं समझाऊंगा यूसीआर और यूसीएस क्या है। तो ये यूसीआर और यूसीएस देख लिया, आप आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में आप देख सकते हो कि ये स्टेप 2 है। तो उसने प्रयोग किया दूसरी बार, सेकेंड डे जो हुआ उसमें उसने घंटी बजाई, ठीक है। तो कुत्ते की प्रतिक्रिया कुछ ही नहीं थी, और उसकी लार भी नहीं आई। घंटी बजाने आपको आपके भी सामने अगर अगर कुल्फी वाला है, मान लो ये कुल्फी वाला गर्मियाँ जैसे कि आ गई, तो कुल्फी वाला है, तो वो आपने देखा हुआ बेसिकली गाँव में और सभी जगह होता है कि कुल्फी वाला अपने पास एक घंटी रखता है, वो बजाता रहता है। तो बच्चों को खाली ये संकेत मिल जाता है कि हाँ, इससे हमको कुछ मिलने वाला है, या तो कुछ बाहर आया, तो वो भाग के जाते हैं। पर उसके उनके ये इच्छा नहीं होती कि मतलब कुल्फी वाले, उनको ये पता नहीं होता उसके उनके मतलब उनकी उस उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो इस कुत्ते के केस में भी ऐसा ही है कि इसको इसकी कोई अनुक्रिया नहीं हुई। उद्दीपक तो है, बाकी उसको पता ही नहीं है किस लिए बजी गई है। तो घंटी की आवाज जिसको सीएस कहते हैं, ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा सीएस क्या होता है। तो लार नहीं आई, सीधी सी बात है, उनके मुंह से कुछ कोई लार नहीं आई। तो आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे आप ये सारे स्टेप। और ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या होता है? तीसरा स्टेप में घंटी बजाई, साथ में ही भोजन रख दिया उसके सामने, तो स्वाभाविक सी बात है कि लार आएगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे घंटी बजाई, घंटी की आवाज आई, हाँ, तो पता चला कुत्ते को, और उसके साथ ही भोजन दिया। मतलब घंटी और जो भोजन में कोई टाइमिंग नहीं था, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे दिया, ठीक है। तो उसके मुंह से स्वाभाविक रूप से लार आएगी, वो आने लगी। तो आप देख ही सकते हैं चार्ट में भी, और इसको आज नीचे समझेंगे। तो अस्वाभाविक उद्दीपक है जो सी एस कहते हैं जिसको, और स्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक किसको कहते हैं? घंटी को। किसको कहा यहाँ पे? घंटी को। घंटी को क्या कहा? अस्वाभाविक उद्दीपक। मतलब वो बजने बजी, तो उसको ऐसा ऐसा नहीं कि वो बजेगी तभी वो कुछ होगा, उसको भोजन को देख के ही इसको लार उसकी निकलना चालू हो गई। तो लार है स्वाभाविक अनुक्रिया है, भोजन रखेंगे तो सीधी स्वाभाविक सी बात है कि लार निकले ही जी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और चौथे स्टेप में आए तो एक अच्छी चीज होने लगी, या उनको कुछ अलग दिखा या अलग मिला पावलोव को। पावलोव ने जैसे ही घंटी बजाई, वो रोज लगातार 12-15 दिन तक वो करते रहे प्रयोग, ठीक है। घंटी बजाते साथ में भोजन देते तीसरे स्टेप में, तो उसकी लार आना कंटिन्यूस चालू रहता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके सामने कोई भोजन नहीं रखा, और सिर्फ घंटी बजाई, घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। मतलब उसके सामने कोई उद्दीपक नहीं था, उसने अस्वाभाविक उद्दीपक की आवाज से ही उसने लार आना चालू हो गया, स्वाभाविक अनुक्रिया करना चालू हो गई। तो यार यहाँ पे पावलक ने देखा, यार ये तो गजब चीज हो रही है, घंटी बजा दी, भोजन नहीं रखा, तो भी उसकी स्वाभाविक रूप से लार आ रही है, अस्वाभाविक रूप से, ठीक है। तो ये सी एस और सी आर होने लगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, ये आपको समझ में आ गया। तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ये मैं समझा दूं आपको, यूसीएस क्या होता है, जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस, ठीक है। और यूसीआर को बोलते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बता दूं कि जैसे घंटी है, घंटी बजी तो भी लार आ रही है, मैंने लास्ट लास्ट स्टेप में लास्ट स्लाइड में बताया आपको। तो ये है यूएस और यूसीआर। यूसीआर मतलब जो होनी होएगी क्रिया। इसको मैं आपको, अगर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे तो मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सी एस कंडीशनल स्टिमुलस और सी आर है कंडीशनल रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसे कंटिन्यू डालूंगा वीडियो छोटे छोटे स्टेप में, ताकि आपको क्लियर हो सके। इसके आगे हम एक और वीडियो देखेंगे
इसी के चैप्टर का, और इसको हम हिंदी में भी देखेंगे कि जो ये संकेत दिए हैं, संकेत, और जो उस पर एक क्वेश्चन भी बताऊंगा संकेत के साथ कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनता है वैसे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है संकेत के साथ, तो ये भी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। ठीक, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। और बोर ये साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़्यादा लोगों को ये समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बोरियत के साथ पढ़ता है। माइंड सेट ऐसा बनाओ कि आपको सब समझ में आ रहा है, और प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए जोड़ो आप उसको, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो यही था मेरा उद्देश्य कि आपको अच्छे से मतलब सरल तरीके से समझाना है, और आसान तरीके से करने की कोशिश करूंगा। और साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान विज्ञान को सरल तरीके से, एकदम सरल तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, एग्जाम में आप अच्छे से नंबर गेन कर सके। ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि आप जो किताब पढ़ते हो वो भी पढ़ते रहो। ऐसा नहीं है कि किसी से देख के एक ही पे भरोसा मत करो। मैं तो ऑथेंटिक चीजें पढ़ो, जैसे कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, हाँ, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी जो होती है वो भी पढ़ सकते हो, वो ऑथेंटिक बुक्स होती है। उसके आधार पे आपके क्वेश्चन को मतलब उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, वो उससे ही क्वेश्चन होते हैं। लोग कितना भी सरल बता दे, कोई भी सरल कितना भी बता दे, बाकी आपको उसकी लैंग्वेज पढ़नी होगी। फिर अनुक्रिया है तो अनुक्रिया को समझना पड़ेगा। उद्दीपक, उद्दीपक क्या है, उद्दीपक को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा बन रहा है, कैसे ये क्या कह रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साहब, जय हिंद, वंदे मातरम।